नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब फिर से खबरों में आ गए हैं और अडानी साहब के अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से अडानी साहब की मुसीबतें अभी दूर नहीं हुई हैं। मोटा मोटी उन्होंने अपनी चीज़ों को सेटल कर लिया, मीडिया से चीज़ें बाहर हो गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का साया भी थोड़ा थोड़ा उतर गया क्योंकि हिंडनबर्ग को जो लेना था उसने ले लिया। लेकिन अब नए चैलेंजेस क्या हैं, नई चुनौतियां क्या हैं, वो नए हालात क्या हैं जिनसे अडानी साहब को जूझना है। आज इसी पे बात करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे अडानी जी शरद पवार के घर के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है। मैं अभी आया। अडानी साहब शरद पवार के यहाँ पहुंचे और 2 घंटे का उन्होंने समय बिताया। दोनों नेताओं के बीच में गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में क्या गुफ्तगू हुई इसको अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि गुफ्तगू क्या हुई थी। बस ये बात बताने वाला कोई नहीं है। अगर मीडिया को किसी ऑफिशियल सोर्स से ये बात चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन अंदाज़ा सबको है कि शरद पवार और अडानी के बीच में गुफ्तगू क्या हुई थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस गुफ्तगू का थ्रस्ट क्या रहा होगा। इस बीच में खबर है कि अडानी साहब ने जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसको जो अपने नाम कराया था, मतलब उनको दिया गया था सेवाएं चलाने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इसलिए नहीं लगेगा, जो तर्क दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो पूछ लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को लिखा कि साहब ये अडानी साहब एयरपोर्ट ले रहे हैं, इनसे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उनका जवाब आ गया कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये बात हो रही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ेंगे। सप्लाई एज अ गोइंग कंसर्न इसको माना गया है। एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब होता है, मैंने जो समझा है बहुत सारे फाइनेंस के जानकारों से, उसका मतलब ये होता है कि ये जो पैसा है अडानी साहब को दे दिया है एयरपोर्ट, और अडानी साहब लंबे समय तक इस एयरपोर्ट से कमाई करते रहेंगे तो टैक्स तो आते ही रहेगा, तो पैसा चुक जाएगा। इसलिए जीएसटी इनके ऊपर लागू नहीं होगा। 2 साल पहले ये सौदा हुआ था और इसमें बहुत सारे पुराने उत्तर प्रदेश पीठ का, गुजरात पीठ के बहुत सारे फैसलों को मिलू के ये ग्राउंड तैयार किया गया कि जीएसटी अडानी जी की माफ़ कर दी जाए। बहुत छोटा सा अमाउंट है अडानी साहब के लिए, लेकिन अडानी साहब को इससे भी माफ़ करवाना पड़ा। इसके अलावा अडानी साहब जैसे बड़े अमीर आदमी को अब अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं। ठाणे में एक एसीसी सीमेंट का कैंपस है, अब ये कंपनी तो इन्होंने खरीद ली है, उस कैंपस को ये बेच रहे हैं और उसमें कुल 480 करोड़ रुपए ही अडानी साहब को मिलेंगे, जिसमें 25 से 30 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से ये ज़मीन बेची जा रही है। छोटी छोटी चीज़ें। अभी 2 एक्विजिशन थे, यानी 2 कंपनियों को इनको खरीदना था, उसकी मियाद निकल गई, पैसे इन्होंने नहीं चुकाए और वो डील हाथ से निकल गई। अगर ये टाइम पे दे देते तो वो इनका था, बोली इन्होंने लगाई थी। इस तरह के छोटे छोटे नुकसान अडानी साहब उठा रहे हैं, और इसलिए उठा रहे हैं जिनसे ये साफ दिखाई देता है कि अडानी साहब के पास में रोकड़े की किल्लत चल रही है। शरद पवार के साथ क्यों मिलते हैं, इससे इस रोकड़े की किल्लत का एक कनेक्शन है, लेकिन कुछ चीज़ हैं जो और भी दिखाई देती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ माइंस थी अडानी साहब की, जिसके बारे में रिपोर्ट आई है कि उनका एक्सटेंशन कर दिया गया था, बावजूद इसके कि एक्सपर्ट्स ने उसके खिलाफ राय दी थी। तभी केंद्र सरकार ने ये दे दी थी। अब इस बीच में सारी की सारी चीज़ देखें तो अडानी साहब के ऊपर दुनिया भर के बैंकों का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, और हालत ये है कि 21% कर्जा हाल के 1 साल में अडानी जी के ऊपर बढ़ गया। 21%, यानी पहले 8 रुपए थे तो अब 10 हो गया, 100 रुपए थे तो 121 रुपए हो गया। और जब कर्जा इस तरह बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि अडानी ग्रुप की देनदारियां, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं।
बहुत आपने खबरें सुनी होंगी कि अडानी साहब ने जो है वो शेयर पे आधारित ये कर्जा चुका दिया, शेयर पे आधारित वो कर्जा चुका दिया। लेकिन कर्जा सिर्फ शेयर पे आधारित कर्जा नहीं था। एक साल में जो 21% का उछाल हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कर्जा अडानी साहब का ऐसा है जो बॉन्ड का कर्जा है। और दुनिया भर के बैंकों से उन्होंने 29% उधारी उन्होंने दुनिया भर के बैंकों से लिए। 7 साल पहले देनदारियों की लिस्ट में ये कंपनी नहीं थी और अब इसने इतना कर्जा ले लिया। उसमें सबसे दुनिया भर के बैंकों को अगर आप छोड़ दो, मैं केवल एसबीआई के कर्ज पे आऊं तो हालत ये है कि अडानी ग्रुप का जो कर्जा के ऊपर जो एसबीआई का कर्जा देखिए अब निकल के आ रहा है, वो उसमें 39% बॉन्ड्स हैं। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं भैया? शेयर से कर्जा जो होता है वो तो शेयर बाजार ऊपर नीचे होने से कर्जा कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन शेयर तो रहते हैं। बॉन्ड तो कंपनी का एक वादा है। कंपनी ने एक पर्ची लिख के दे दी कि भैया तुम्हारे इतने रुपए जो है तुम आज मैं दे रहा हूं तुमको पर्ची लिख के, और ये ले जाओ, आज 100 रुपये मुझे दे दो, 3 महीने बाद मैं तुमको 125 रुपये दूंगा, नहीं दूंगा तो मेरे पर मुकदमा कर देना। तो जो कंपनी की साख होती है, केवल साख गिरवी रखी जाती है। जब बॉन्ड में कोई चीज कंपनी की गिरवी नहीं रखी जाती, इवन शेयर भी गिरवी नहीं रखे जाते, रुपया पैसा सोना भी गिरवी नहीं रखा जाता, सिर्फ कंपनी की साख गिरवी रखी जाती है। कंपनी ने लिख के दे दिया, यही बॉन्ड है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कर्जा है उसमें 39% कर्जा बॉन्ड के जरिए दिया गया है। कंपनी की समस्या ये है कि उसको अपना जो अस्तित्व बचाना है, उसके लिए अब आपको बॉन्ड की उधारी उसको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड जो आता है वो एक मियाद के साथ आता है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, कोई भी एक मियाद हो सकती है। उस मियाद के पूरा होने से पहले आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा और बॉन्ड को चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे बॉन्ड मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इस साल और अगले साल मैच्योर हो रहे हैं, यानी उनका पैसा अडानी जी को चुकाना पड़ेगा। और इतना बड़ा जो कर्ज का पहाड़ है वो बॉन्ड का कर्जा उसमें काफ़ी है। एसबीआई को अगर आप चाहें तो एसबीआई ने अडानी ग्रुप को करीब 270 अरब रुपए, 270 करोड़ वरोड़ हम बात किया करते हैं, 270 अरब रुपए लोन दिया हुआ है, जिसमें 39% बॉन्ड से है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का कर्जा अडानी के ऊपर है। 100 अरब डॉलर गंवा चुकी है कंपनी हिंडनबर्ग से। तो उसके बीच में जब ये पूरा कर्जा है, तो उस बीच में अब सबसे बड़ी समस्या अडानी जी की ये है, इस कर्जे को चुकाएं तो कैसे चुकाएं? आपका आमदनी का स्तर उतना होना चाहिए कि आप लोगों को टाइम पे बॉन्ड और कर्जे चुकाते जाएं, लेकिन आपका धंधा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा है। आप एयरपोर्ट से कमाई करते हो, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में या साल भर में फ़्लाइट वहाँ से उड़ने वाली डबल हो जाएंगी, या एयरपोर्ट की जो यूज़र चार्जेस वगैरह होते हैं, फीस वीस होती है, वो डबल कर दोगे, वो भी नहीं कर सकते, उसका भी एक नियम है। तो पैसा लाओगे कहाँ से? अब इस बीच में सबसे बड़ा सिरदर्द वो ये है कि अभी ही जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है अडानी ग्रुप के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच के पक्ष में भाई साहब शरद पवार जी एक बार बयान दे चुके हैं, दूसरे दिन मुकर चुके हैं। अब शरद पवार जी के साथ मीटिंग करने का मतलब ये है कि यार ये कांग्रेस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, थोड़ा कांग्रेस वालों को समझा दो ना यार, कांग्रेस वालों से सेटिंग करा दो ना यार, क्योंकि कांग्रेस वाले मजबूत होते जा रहे हैं यार। अब तो देखो कर्नाटका में भी उनकी सरकार बनती दिख रही है भाई, और ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब परसों सुप्रिया श्रीनेत ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी जी को टेंशन दे दिया। अगर कांग्रेस दबाव देती रहती है, बाकी विपक्ष के नेता दबाव देते रहते हैं, तो हो ना हो आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से जांच करानी पड़ेगी। जेपीसी से जांच कराने का मतलब यह है कि जेपीसी में जो मेंबर होंगे वो किसी भी पार्टी के हों, वो कहेंगे भाई साहब ये कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए। और अगर कागज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो सत्ता पार्टी का जो सामने बैठा हुआ है मेंबर, वो भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि जेपीसी के कागजात सबकी नज़र में रहेंगे, कौन सी किसकी क्या सेटिंग है ये भी पता लग जाएगा। तो अडानी जी को वो टेंशन है।
और जेपीसी की जांच होती है, इस जानकारी भर से शेयर मार्केट में अडानी जी गिरते लुढ़कते चले जाएंगे, ये बात भी है। तो जेपीसी की जांच ना हो इसके लिए लॉबिंग करनी जरूरी है। पवार भी है, हमारे लिए लॉबिंग कर दो वरना हम फंस जाएंगे, अडानी साहब ये कहने गए थे, जो हमारा अनुमान है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी नए नए हमले कर रही है। अब एक और बड़ा हमला तगड़ा वाला कर दिया। ये मामला है जतिन मेहता से जुड़ा हुआ। जतिन मेहता कौन है? जतिन मेहता जो है वो भाई साहब है ना, गौतम अडानी के बड़े भाई साहब, विनोद भाई साहब, जो सारा वहाँ कारोबार चलाते हैं, शेल कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनियाँ का सारा सेटिंग करते हैं, उनके समधी हैं साहब जतिन मेहता साहब। कोई भी किसी का समधी हो सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जतिन साहब के ऊपर बड़े तगड़े, उनको फ्यूजिटिव कहा जाता है हिंदुस्तान में, भगोड़े हैं वो, भारत से भाग चुके हैं, बच्चों की शादियां हुई, ऐसे ही लोगों में होती। और जतिन मेहता भारत में डायमंड का और सोने का कारोबार करते थे। 7,000 करोड़ रुपए के इन्होंने विदेशों से सोना और हीरा मंगाया और उसके लिए दिया लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बैंक से आप लिखवा के दे देते हो दूसरे देश को, दूसरे व्यापारी को, कि भैया मैं पैसे ना चुकाऊं तो ये बैंक देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट देकर वहां से माल आ गया एसबीआई की जमानत पे, ऐसे समझ लें। माल आने के बाद इन्होंने उस पैसे से बनाए जेवर, जो सोना और हीरा आया था उससे इन्होंने ज्वेलरी बनाई, और ज्वेलरी बनाने के बाद उसको इन्होंने दुबई की 2-3 कंपनियों को सप्लाई कर दिया। बाद में इन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि वो कंपनियां हमारे पैसे खा गई और अब हमारे पास में वहां से कुछ आया ही नहीं है, पैसे ही नहीं आया तो कहां से दें, और धीरे से भाग गए। और उसके बाद ये जाके एक ऐसे देश में छुप गए जिसके साथ भारत की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है, सेंट किट्स, कैरेबियन देश है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत सरकार ने इनको देश छोड़ के जाने, दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए एनओसी भी दे दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ले जाओ वहां रह लो, कोई बात नहीं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। अब ये जो जतिन मेहता की बेटी विनोद अडानी की बहू है, यानी इनके घर में, अब आपको लगेगा भाई शादी किसी की हुई है, रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार खराब निकल सकता है, लेकिन एक कंपनी है मॉन्टेरोसा। मॉन्टेरोसा ग्रुप जो है वो अडानी कंपनियों के साथ में कारोबार करता है। कारोबार ऐसे करता है कि बहुत सारे फाइनेंस को लेकर, अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी उसका जिक्र आया था कि वो एक शेयर पार्किंग एंटिटी है, दूसरे, मतलब कुल मिला के अडानी साहब को बहुत मोटा मोटा पैसा वो देता लेता है, इनके कारोबार में इन्वेस्ट करता है, इनके शेयर खरीद लेता है, कुछ कर लेता है, वगैरह वगैरह। मॉन्टेरोसा ग्रुप की कई कंपनियों में अडानी जी के मेहता साहब समधी जी जो हैं फ्यूजिटिव, जो यहां देश को चूना लगाकर भागे थे, वो डायरेक्टर हैं मॉन्टेरोसा ग्रुप की कुछ कंपनियों में। आप मॉन्टेरोसा की साइट पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा जिक्र नहीं मिलेगा उनकी कंपनियों का, जो भी है। तो ये माना जा रहा है कि 20,000 करोड़ के आसपास, 7,000 करोड़ का ये मामला था, 20,000 करोड़ उस समय में, तो 20,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने चूना लगाया, और वो पैसा अडानी साहब के बिजनेस में लगा हुआ है। अगर ये पैसा अडानी साहब के बिजनेस में लगा हुआ है तो मुसीबत है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? ऐसी ऐसी मुसीबतें खड़ी कर रही है इनके लिए। अडानी साहब परेशान है, उन्होंने सब तरह से कर लिया। देखिए मीडिया पे आकर इंटरव्यू दे दिया कि हमने तो आपके टाइम में तरक्की की, वगैरह वगैरह, आप हमको परेशान मत करो। उसके बाद में हिंडनबर्ग हो गया, सब तरह से उन्होंने सेटिंग कर ली। अब उनको लग रहा है शरद पवार अकेले खेवनहार हैं, शरद पवार ही विपक्षी एकता की शर्तें बना के, ये बना के अलग पार्टियों को सेट करके और कांग्रेस को मना सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियां अडानी मामले पर उतनी आक्रामक नहीं है। आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, तो आम आदमी पार्टी का जो आक्रमण है वो हॉलो आक्रमण है, वो हवा के गुब्बारे फेंक रही है, जो फटेगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी दे रही है वो बहुत तगड़े वाले हैं। तो ऐसे में एक पूरी पिक्चर ये बनती है कि अडानी साहब की मुसीबतें हैं, बढ़ी हुई हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, कर्जे चुकाना मुश्किल काम है उनके लिए, क्योंकि उनकी आमदनी उस हिसाब से नहीं है। दुनिया भर की संस्थाएं इसको लेकर बार बार चिंता व्यक्त कर रही हैं। भारत के बैंकों का और विदेशी बैंकों का बहुत सारा कर्जा है, एसबीआई का काफ़ी कर्जा अडानी साहब के ऊपर है, और वो कर्जा बॉन्ड की शक्ल में है। बॉन्ड यानी समय पे आपको भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतेंगे तो आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आपने एक भी बॉन्ड का पेमेंट नहीं किया, फिर भर भर आ जाएंगे।
तो कुल मिला के संकट चल रहा है। इस संकट में अगर जेपीसी वेपीसी ना हो, दूसरा टेंशन ना हो, कांग्रेस पार्टी संभल जाए, इसमें शरद पवार की मदद ली जा सकती है। ये इनकी मुलाकात के अंदर का सीक्रेट है। और जो भी है, अडानी साहब की मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं, परेशानियां कम नहीं हुई हैं, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। शेयर मार्केट में शेयर ऊपर नीचे होने से कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उतने स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं। शेयर अब ऊपर भी हो जाए तो इनके शेयर की वो इज्जत नहीं रह गई है कि उसको गिरवी रख के कोई लोन दे दे। इनकी कंपनी की वो साख नहीं रह गई है कि बहुत नए बॉन्ड निकाल के ये पैसा उगा लें। ये बहुत सारे रोड शो भी कर चुके हैं, सिंगापुर में कर चुके हैं, दुबई में कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। सब जानते हैं कोई बहुत ज़्यादा उससे असर हुआ नहीं। एक आदमी ने कुछ शेयर इनके खरीद लिए थे, उस आदमी को सलाम मारना पड़ेगा। हिंदुस्तान का आदमी बहुत हिम्मती है और उसने कहा कि नहीं, भविष्य में हम जाके पैसा बनाएंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए अडानी साहब अभी चैन की सांस लेने की हालत में नहीं हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पवार साहब उनको दे पाएँ, इसी की आस में बेचारे उनके दर पे भटक रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।